अजय साहनी खान पर पिस्तौल ताने खड़ा था। देखो तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो। खान ने कहा, हाँ तुम मुझे गिरफ्तार करवा के इनाम हासिल कर लोगे। मिस्टर अजय साहनी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बेवकूफ मत बनो, मतलब की बात करो। अपना हिस्सा लो और इस खेल से निकल जाओ। खान उसे सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। देखो विजय भैया, मैं भी तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ। मुझे तुम पर पहले ही रोज शक हो गया था। मैंने पूरे 2 साल आर्मर ड्यूटी इंटेलिजेंस की है। आज मेरी छुट्टी थी और मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। खान ने कहा, बस ज्यादा चालाक न बनो। खान के लहजे में न जाने ऐसा क्या कहर छुपा था कि हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मुझे सिर्फ अपने काम से गरज है। तुमने तो ये चाहा था कि मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे जान बख्शी का वादा करके रकम बटोर लोगे। रकम तुम्हें जरूर मिलेगी मिस्टर अजय, तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा, लेकिन यूं नहीं। खान ने दोबारा उसे डांट दिया। वो अजय के जहन पर हावी होता जा रहा था और उसे कुछ सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। अजय ने थूक निगलते हुए पूछा, कैसे मिलेगी? खान ने कहा, काम करना होगा। तुम्हारे लिए ये मामूली काम है और काम भी आज और अभी करना होगा, क्योंकि मेरे पास आज के बाद शायद इस काम के लिए वक्त ना हो। अजय ने बमुश्किल ही दरियाफ्त किया, वो क्या काम है? खान ने कहा, मुझे आज रात ही इस रडार का ब्लू स्केच चाहिए। तुम जानते हो इस वक्त एडमिन के दफातर बंद हैं। जाओ और कोई एक स्केच ले आओ, इसी में तुम्हारा भला है। खान अब उसका बाकायदा हाकिम बन बैठा था। वो बोला, लेकिन अभी ये कैसे मुमकिन है? आज मेरी छुट्टी है, मैं कल। खान ने कहा, मिस्टर अजय, कल नाम काल का, तुम बच्चे नहीं हो, कोई भी बहाना कर सकते हो। अजय बोला, देखो परमात्मा के लिए कल तक का वक्त दे दो, मेरे लिए अभी ये नामुमकिन है। वो करीबन रूहान सा हो चला था। खान ने कुछ सोचते हुए कहा, एक शर्त पर कल तक का वक्त दे सकता हूँ। वो बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। खान ने कहा, कल तक तुम्हारी सर्विस बुक मेरे पास रहेगी। खान के इस फिक्रे ने कॉर्पोरल अजय साहनी को लर्जा कर रख दिया था। वो चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। ब्लू स्केच का हुसूल उसके लिए बिल्कुल आसान था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। फिर वो पैसों के लिए भी बावला हुआ जा रहा था और सबसे बढ़कर ये कि खान बुरी तरह उसके आसाब पर सवार हो चुका था। वो जानता था सर्विस बुक को 1 मिनट के लिए भी खुद से अलग करना कितना संगीन जुर्म है, लेकिन रोजाना कौन चेक करता है? उसने सोचा, 8 घंटे की ही तो बात है। उसने हामी भर ली, ठीक है। खान ने अपना हाथ डील के लिए उसकी तरफ बढ़ा दिया। अजय के हाथ की कपकपाहट वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। उसने रिवॉल्वर अब अपनी जेब में वापस रख लिया था और बैक पॉकेट से सर्विस बुक निकाल रहा था। कपकपाते हाथों से उसने सर्विस बुक खान की तरफ बढ़ा दी। खान ने एक सरसरी नजर उस पर डाली। हम यहाँ से अलग हो जाएंगे। तुम्हारी ड्यूटी 5 बजे ऑफ होती है। मैं 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान तुम्हें इसी बस स्टॉप पर मिलूंगा जहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे। अजय साहनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि खान शब बखैर कहकर आगे बढ़ गया। अजय उसे बेबसी से जाते हुए देखता रहा। उसने कभी सोचा भी न था कि जख्मी चिड़िया की तरह वो खुद ही अपने फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा। एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर वो अपनी जगह से आगे बढ़ गया और अजय साहनी उसे जाते हुए देखता रहा। अंधेरे में चंद कदम दूर तो उसका हयूला नजर आता रहा, फिर वो तारीकी का हिस्सा बनकर कॉर्पोरल की नजरों से ओझल हो गया। ये उसकी खुद एतमादी का कमाल था जिसने कॉर्पोरल अजय साहनी के सारे खेल का पासा ही पलट कर रख दिया था और वो उसके जाल में फंस गया था। अगर खान का वास्ता किसी मजबूत आसाब के आदमी से पड़ा होता तो मामला उलट भी हो सकता था। सर्विस बुक अपने हाथ में लेने के बाद अगरचे खान मुतमईन हो चुका था, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। उसे अपनी तरबियत का एक एक सबक अजबर था। उसे बताया गया था कि हद से बड़ी हुई खुद एतमादी भी कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होती है। अजय साहनी की नब्जें उसके हाथ में थीं, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त हालात पर ढीली न होने दी। खेतों के बीचों बीच चलता वो अब सड़क के किनारे पहुंच चुका था। उसने चौकस बिल्ली की तरह सड़क का जायजा लेने के बाद उसे उबूर कर लिया और फिर खेतों के सिलसिले में चलने लगा। रास्ते में 3-4 देहात भी आए, लेकिन खान उन्हें नजरअंदाज करके आगे निकल गया। उसने दौरान तरबियत इतनी मश्क की थी कि इस तरह मुसलसल 15-20 घंटे भी अगर वो चलता रहता तो उसे कोई फर्क न पड़ता। बिलाखिर आधी रात के बाद वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो ही गया। ये किसी खेत के दरमियान बनी हुई झोंपड़ी थी जो किसान उमूमन दिन में धूप से बचने या कुछ देर आराम करने के लिए बना लिया करते हैं। झोंपड़ी का उसने बड़े मोहतात अंदाज से जायजा लिया और इस यकीन के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वो अंदर बिछी हुई खाट पर कमर सीधी करने को लेट गया। उसके बाजू से बंधी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का ऐलान कर रही थी। उसने अपने आप से कहा, सुबह 4 बजे तक, और लेट गया। ये मश्क उसने अक्सर की थी, जिसकी मदद से वो एक खास वक्त पर बेदार होने में कामयाब हो जाता था। बमुश्किल 15 मिनट बाद ही वो नींद की देवी के बाजुओं में झूला झूल रहा था।
और ठीक 4 बजे उठा। झोंपड़ी के एक कोने में रखे हुए मिट्टी के घड़े से उसने पानी पिया, फिर वुजू करके वहीं नमाज अदा की। इस दियार गैर में गो के खुदा की याद उसे पहले से ज्यादा आने लगी थी, लेकिन उस रोज नवाफिल पढ़ते हुए जो रूहानी सुकून उसने महसूस किया वो उसे जिंदगी में इससे पहले कभी मयसर न आया था। खुदा के हुजूर बंदगी गुजारते हुए उसका जहन माजी की तरफ पलटा और उसे याद आ गया कि ये जमीन जिस पर वो आज छुप कर नमाज अदा कर रहा है कभी उसके अजदाद की आमाज गा रही थी। ये फजाएं अल्लाह की वहदानियत का दर्स सदियों से पढ़ती चली आ रही थी और आज भी यहाँ की मिट्टी से शहीदों के लहू की महक उठ रही थी। खान उन सरफरोशों को याद कर रहा था जो यहाँ हजारों मील का सफर तय करके पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि कुफर कदे में ईमान की शमा रोशन हो जाए। उनके लहू से रोशन होने वाले चिरागों की लौ में ही आज आबिद खान को अपनी मंजिल तलाश करनी थी। और जब वो जिक्र इलाही से फारिग होकर आज़िम सफर हुआ तो एक वलवला ताज़ा भी उसके हमरा था। वो भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस को तस्खीर करने का अज़्म लेकर चला था। सुबह जिंदगी बेदार होने से पहले वो सड़क के किनारे पहुंच चुका था। जानबूझकर उसने 2-3 बसें गुजर जाने दी और उनके बाद आने वाली एक बस में सवार होकर वो शहर पहुंच गया। शहर के आगाज ही में वो उतर गया था। एक विष्णु ढाबे पर उसने डट कर नाश्ता किया और 11 बजे तक का वक्त एक सैरगाह में गुजारने के बाद सिनेमा हॉल में घुस गया। दोपहर का मुख्तसर सा खाना उसने 4 बजे खाया और पैदल ही अपनी आरवी यानी जहां जासूस मिला करते हैं उसकी तरफ चलने लगा। एहतियातन उसने पिछले 4-5 रोज से बड़ी हुई दाढ़ी से निजात हासिल कर ली थी और क्लीन शेव होने के बाद अब दरमियाने दर्जे का कोई क्लर्क नजर आ रहा था। आंखों पर लगा चश्मा उसने थोड़ी देर पहले ही खरीदा था, जिसके सफेद शीशे बादियों नजर में यही साबित करते थे कि उसकी नजर बहुत कमजोर है। चेहरे पर छोटी छोटी मूंछों की मौजूदगी और नई ऐनक ने उसका हुलिया खासा बदल दिया था। कॉर्पोरल की आमद से करीबन 1 घंटा पहले ही वो बस स्टॉप के नजदीक पहुंच चुका था। वो यहाँ बेमकसद ही नहीं चला रहा था। उसे अपनी तरबियत के मुताबिक इस बात का जायजा लेना था कि उसके लिए यहाँ पहले ही से कोई जाल तो नहीं बुना गया। अगर कॉर्पोरल अजय साहनी को उसने ब्लैकमेल करके फंसा लिया था तो ये भी मुमकिन था कि वो खुद मशकूक हो गया हो और एयरफोर्स वाले अजय साहनी ही की निगरानी कर रहे हों। अजय साहनी के रंगे हाथों पकड़े जाने को भी उसने नजरअंदाज नहीं किया था। ऐन मुमकिन था कि उसने इंटेलिजेंस को असलियत से आगाह कर दिया हो और वो लोग उसकी आमद के मुंतजिर हों। 1 घंटे की मुसलसल जुस्तजू के बाद भी उसे यहाँ फिलहाल कोई मशकूक शख्सियत नजर नहीं आई थी। अब उसकी नजरें शहर की तरफ से आने वाली बसों पर लगी थीं। चंद मिनट बाद ही उसने अजय को एक बस से बरामद होते देखा। उसे ये देखकर बड़ी खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा कि अजय ने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे। पहले उसका ध्यान तस्वीर के मनफी पहलू की तरफ गया, लेकिन उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये इक़दाम अजय साहनी ने हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर किया है। खान खुद ऐसी जगह खड़ा था जहां से वो अजय को नजर नहीं आ सकता था। अजय बस से उतरकर पैदल चलता हुआ उस बस स्टॉप की तरफ आ रहा था जहां से उसे गांव जाने के लिए सवारी मिल सकती थी और जहां उसने विजय से मुलाकात करनी थी। बस स्टॉप की तरफ आते हुए वो चोर नजरों से चारों अतराफ का जायजा भी ले रहा था। उसकी मामूली हरकत पर भी खान की कड़ी नजरें लगी थी। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो किसी को इशारा करे और खान की नजर में न आ सके। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो एक कदरे वीरान गोशे में खड़ा हो गया। अजय साहनी ने अब बेचैनी से घड़ी को भी बार बार देखना शुरू कर दिया था। करीबन 10 मिनट इसी तरह गुजर गए। अब कॉर्पोरल की परेशानी बढ़ने लगी थी। उसने बस स्टॉप के मुख्तसर से अहाते में टहलना भी शुरू कर दिया था। 10 मिनट के बाद खान ने अपने नजदीक से गुजरने वाले एक साइकिल रिक्शे को रुकने का इशारा किया और उसे एक मंजिल बताकर सवार हो गया। उसने साइकिल रिक्शे वाले से कॉर्पोरल अजय साहनी के नजदीक पहुंचने पर इतने अचानक ब्रेक लगवाए थे कि अजय साहनी के अलावा खुद रिक्शे वाला भी बौखला कर रह गया। अजय भैया आओ ना, इधर आओ। अरे कहाँ घूम रहे हो? उसने रिक्शे में बैठे बैठे आवाज लगाई। अजय दम बखुद रह गया, फिर उसके नजदीक पहुंचा। उसके हवास अभी तक मुख्तल थे। खान ने उसे हाथ से पकड़कर करीबन खींचते हुए अपने साथ बिठा लिया। पहली नजर में तो अजय उसे पहचान ही नहीं पाया था। जैसे ही वो खान के साथ बैठा, खान ने साइकिल रिक्शे वाले को जल्दी जल्दी चलने का हुक्म दिया और उसकी टांगे हरकत में आ गईं। खान ने हैरान अजय को अपनी तरफ मुखातिब किया, क्या हाल है भैया, ठीक तो हो ना? वो बोला हाँ हाँ ठीक हूँ, सब ठीक हो गया। वो अभी तक बौखलाया हुआ था। खान ने उसकी तरफ झुकते हुए अजय के कान में सरगोशी की, होश में आओ, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? जवाब में अजय साहनी ने खामखा दांत निकाल दिए। खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा मजे का खेज नजर आने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। खान ने आहिस्ता से पूछा, काम हो गया? अजय ने भी मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ। साइकिल रिक्शे ने जैसे ही गांधी बाग का मोड़ काटा, खान ने उसे रुकने को कहा। बस यार एक
काम याद आ गया। उसने रिक्शे वाले को पूरे पैसे थमा दिए और वो बेचारा वापसी पर मुड़ मुड़ कर उसका शुक्रिया अदा करता रहा। दोनों नपे तुले कदमों से चलते बाग में दाखिल हो गए। दाखिले के लिए खान ने जानबूझकर लंबा रास्ता इख्तियार किया था। इस दौरान उसने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था कि उनका ताक़ुब नहीं किया जा रहा। अजय साहनी सहर ज़दा मामूल की तरह उसके साथ साथ चलता आ रहा था। एक वीरान गोशे में दोनों दरख्त के नीचे रखी पत्थर की एक बेंच पर बैठ गए। अजय ने भी एहतियातन चारों अतराफ का जायजा लिया और कुछ कहे सुने बगैर अपने पायजामे की लंबी जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर खान की तरफ बढ़ा दिया। खान ने बड़े इत्मीनान से उसे खोला और कनखियों से अतराफ का जायजा लेने के बाद उसे देखने में मगन हो गया। रडार स्टेशन की तमाम तफसीलात उसके सामने फैली लकीरों में बिखरी पड़ी थी और वो इस अतिया खुदाबंदी पर एहसास तशक्कुर से मिटा जा रहा था। वंडरफुल, तुम तो यार बड़े काम के आदमी हो। खान ने कागज तह करके अपनी जेब में महफूज कर लिया। अजय साहनी बोला, मेरी पासबुक? खान ने कहा, ये लो, और हाँ, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि इसकी मुकम्मल नकल मेरे पास महफूज है। अजय के मुंह से घबराहट के मारे अचानक ही निकल गया, क्यों? खान ने कहा, ताकि तुम आइंदा चालाक बनने की कोशिश न करो। अजय बोला, देखो, मुझे धमकाओ नहीं। मैंने ये काम तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से डर कर नहीं किया, सिर्फ पैसों के लिए किया है। मुझे भी तुम्हारी तरह दौलत इकट्ठी करने का शौक है। खान ने कहा, ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि हम मुस्तकबिल में अच्छे दोस्त साबित होंगे। अजय बोला, हाँ। उसका लहजा कदरे मजबूत था, अगर पहला सौदा अच्छा हुआ। खान ने अपनी दूसरी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये छोटे नोट थे, 10-10 रुपए और 1-1 हजार रुपया, लेकिन अजय के लिए लाखों से कम नहीं थे। उसने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी देखी ही नहीं थी। खान ने महसूस किया जैसे वाकई उसकी बातें खिल गई हों। उसके लिए ये अमर बाइस तस्कीन था कि इब्तिदा ही में उसे शानदार मकामी दोस्त मैसर आ गया था। अजय ने नोट जेबों में ठूंसते हुए पूछा, वैसे भाई साहब तुम हो कौन? खान ने कहा, आखिरी मर्तबा सुन लो, भारतीय नागरिक हूँ और आइंदा कभी ये फजूल सवाल न पूछना। अजय बोला, लेकिन कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है कि मैं किस एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ। जवाब में खान ने उसके सामने एक बहुत बड़ी आलमी ताकत की एजेंसी का नाम लेकर उसे फिर बौखला दिया। अजय अभी तक यही समझ रहा था कि खान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का कोई मकामी टाउट है, लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि उसका वास्ता दुनिया की सबसे बड़ी जासूस एजेंसी से पड़ा है तो वो खुद हैरान रह गया। उसने अपने पहले अहम शिकार को ये बता दिया था कि इस बिजनेस में किसी को अपना असल नाम और पता नहीं बताया जाता और आइंदा वो खुद ही अजय से राब्ता कायम करेगा। इसी दौरान उसने ढके छुपे अल्फाज में उसे ये धमकी भी दे दी थी कि कोई भी राज मुनकशिफ होने की सूरत में उसे बहरहाल जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अजय साहनी से अलग होकर खान सीधा अंबाला रेलवे स्टेशन पर आया। जब वो गाड़ी में सवार हुआ तो गुज़श्ता 24 घंटे के वाकयात एक एक करके उसके सामने आने लगे। क्रश पाकिस्तान के नारे उसके कानों में गूंजते तो 1965 के शोहदा के लहू की महक भी उसका हौसला बढ़ाने लगती। अगर वो लोग इस मोबाइल रडार स्टेशन को कभी यहाँ से हटा भी लेते तो भी उसकी अंदरूनी साख्त की मुकम्मल ड्राइंग उसके मुल्क के पास महफूज थी। ट्रेन रात काफी देर गए और अपने मुकर्रा वक्त के करीबन 3 घंटे बाद चली। ये 3 घंटे उसने बाकी मुसाफिरों की तरह बड़ी अजियत से काटे थे, लेकिन ये तो यहाँ का मामूल था। रास्ते में लाइन में कोई रुकावट आने की वजह से डाक गाड़ियां लेट आ रही थीं और तमाम गाड़ियां पास करने के बाद ही इस पैसेंजर ट्रेन की बारी आती थी। इस मर्तबा खान ने तीसरे दर्जे में सफर करने को तरजीह दी थी। उसके चेहरे से ऐनक गायब हो चुकी थी और कुर्ते पायजामे में मलबूस, सर पर बाजार से खरीदी हुई खद्दर की टोपी रखे और गर्म चादर ओढ़े वो कोई समाजी कारकुन या फिर ठेठ कांग्रेसी दिखाई पड़ता था। सफर के आगाज ही में खुशकिस्मती से उसे खाली जगह ऊँघने को मिल गई थी। पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर जब ये पैसेंजर ट्रेन पहुंची तो रात की सिसकियां दम तोड़ने लगी थीं। सूरज ने ऊँघती दिल्ली के कारखानों की मोहर बलब चिमनियों की ओट से सर निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन सड़कें अभी तक वीरान थीं। तमाम रास्ते वो ठाठ से सोता आया था। महज 2-3 घंटे की इस कच्ची पक्की नींद ने भी उसकी सारी सुस्ती दूर कर दी थी और अब वो खुद को खासा हशाश बशाश और ताजा दम महसूस करने लगा था। रेलवे लाइन के दोनों अतराफ मौजूद गढ़ों में उसने हाथों में गड़वियां उठाए एक हुजूम बेकरां को उतरते देखा। ये वो लोग थे जिनके मुताल्लिक उसने बचपन में कहानियां सुनी थी, ट्रेनिंग के दौरान में तस्वीरें देखी और आज अपनी आंखों से उन्हें देख रहा था। मुंह से राम राम जपते इन इंसानी भेड़ियों ने अपनी बगलों में छुरे दबा रखे थे और वो असल में यहाँ इसीलिए तो आया था कि इन इंसान नुमा भेड़ियों की बगलों में छुपी छुरियों से अपनी हुकूमत को बाखबर कर सके। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग अपनी फितरत के ऐन मुताबिक पीठ में खंजर घोंपते। पुरानी दिल्ली ही में उसके लिए आज पहले और दूसरे वक्त की 2 आरवी रखी गई थी। अगर वो सुबह देर से पहुंचता तो शाम के बाद दूसरी जगह मकामी दोस्त उसका मुंतजिर होता। उसने इत्तेफाक से उसे दोनों आरवी की सहूलत
सहूलतें हासिल थीं। अमानत का जो बारे गरां वो अंबाले से लेकर यहाँ तक आया था, उसे जल्द अज जल्द इन्हीं हाथों तक पहुँचाने के लिए उसने शाम का इंतजार करना मुनासिब न समझा। उसे बताया गया था कि सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक उसे मकबरा हुमायूं पर अपने मकामी दोस्त से पहली मुलाकात करनी थी। बाकी मुसाफिरों की तरह उसने भी बड़े बोझल कदमों से रेलवे स्टेशन का आहनी पुल उबूर किया। इस पुल पर शायद 1 इंच जगह भी ऐसी खाली नजर नहीं आ रही थी जहां किसी ने कुछ लिखा ना हो। एक नारा जो ज्यादा तवातुर के साथ हर जगह तहरीर था, वो भारतीयों के एक कौम होने से मुताल्लिक था। जहां तसलसल से एकता का नारा देखकर इस शहर में आने वाले किसी भी अजनबी मुसाफिर पर पहला तासुर यही कायम होता था कि जैसे हुकूमत इस मुल्क में बसने वाले दर्जनों मजाहिब के पैरोकारों को जबरदस्ती एक कौम बनाने पर तुली हुई है। पुल की दूसरी तरफ वाली सीढ़ियों पर एक बूढ़ा सिख कलेक्टर मुसाफिरों के टिकट चेक कर रहा था। उसे देखकर कुछ हिंदू नौजवानों ने जानबूझकर सिगरेट सुलगा लिए थे और वो फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर बूढ़े सिख की तरफ धुआं उछालने लगे। ये देखकर खान को एहसास हुआ कि एकता का दर्स आखिर भारत सरकार इतनी शिद्दत से क्यों देती चली आई है। सिगरेट के धुएं से घबराकर बूढ़ा सिख टिकट कलेक्टर हुजूम के साथ सीढ़ियां उतर कर गायब हो चुका था। उसके ताक़ुब में अभी तक हिंदू सिगरेट नोश नौजवानों के कहकहे गूंज रहे थे। लारी अड्डे के एक विष्णु होटल में उसने हल्का सा नाश्ता किया और उस बस में सवार हो गया जो मोहरवली की तरफ जाती थी। दिल्ली की खाबीदा सड़कों पर जिंदगी अब भरपूर अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी। इंसानों का एक टिड्डी दल सैलाब के रेले की तरह एक से दूसरी समत बह रहा था। मोहरवली के नजदीकी स्काउट कैंप के करीब से गुजरते हुए जब उसकी नजरें स्काउट कैंप के पास झाड़ियों के नीचे दबी हुई छोटी ईंटों से बनी हुई पुरानी कब्रों पर पड़ी, जो चीख चीख कर यहाँ से हर गुजरने वाले को अपने दीदाए इबरत निगाह होने की दुहाई दे रही थी, तो ना चाहते हुए भी वो चंद लम्हों के लिए वहां रुक गया। उसे याद आ गया तारीख के उस्ताद ने उन्हें कब्रों के मुतालिक बताया था। कभी ये मैदान जिसमें आज स्काउट कैंप लगा हुआ है मकबरा हुमायूं ही का एक हिस्सा हुआ करता था। वो सोचने लगा कि ये कब्रें भी शायद उन्हीं बदकिस्मत मुगल शहजादों की ही होंगी जो जंगे आजादी के अय्याम में यहाँ पनाह लेने चले आए थे और जिन्हें फिरंगी गुंडों ने शहीद कर दिया था। इस माहौल में वो हाथ उठाकर उनके लिए दुआए खैर तो न कर सका, लेकिन उसका दिल जरूर खून के आंसू रोने लगा और उसके दिल की गहराइयों से राह आजादी के इन अव्वलीन जांबाजों के लिए दुआएं निकल रही थीं, जिन्होंने अपना आज आने वाली नस्लों के कल की नजर कर दिया था। एक साइकिल रिक्शे के जरिए थोड़ी देर बाद ही वो शाहजहानाबाद से कोई 2.5 मील जुनूब की तरफ हुमायूं के मकबरे में पहुंच गया। मकबरे की इमारत देखकर पहले तो वो वाकई दंग रह गया। रूए जमीन पर ऐसी इमारत की नजीर तलाश करना मुमकिन नहीं था। संगमरमर और संगे सुर्ख की ये हसीन इमारत अपने दामन में कई कब्रें समेटे न जाने कब से इसी तरह इस्तादा खड़ी थी। इस मकबरे को फिरदौस बरी कहा गया था और खान अंदाजा लगा सकता था कि ऐसा कहना कुछ गलत ना होगा, लेकिन अब तो आलम ही और था। वसी और अरीज अंदरूनी अहाते में चारों अतराफ जवाले इमारत के आसार बिखरे दिखाई देते थे। न कोई नहर, न आबशार, न फवारा, न हौज, न फूल, न फल, न गुलजार, न उसके रखवाले। खस्ताहाल मरकजी इमारत के ऊपर एक गुंबद बना हुआ था, जिसके निचले दरों के घुप अंधेरों में दिन के वक्त भी चमगादड़ें दीवारों से सर पटक रही थीं। हर सू एक वहशत, एक नामुरादी और नहूसत तारी थी। इस मकबरे ने एक बेनाम सी यासियत खान पर भी तारी कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।